नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स मेरे इस दोनों चैनलों पे आप सभी का स्वागत है। क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो मेरे दोनों चैनल पे ही जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्त बिल का जो अमेंडमेंट बिल था उसके कानून को जो संशोधित करने का प्रावधान था, उसके लिए 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल पेश किया और 2 अप्रैल को ही लोकसभा से वो पास हो गया और उसके पश्चात 3 अप्रैल को राज्यसभा से इस बिल को पास कराया गया। ये दोनों दिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे। लोकसभा की कार्यवाही हो या राज्यसभा की कार्यवाही हो, दोनों कार्यवाही लगभग 14 घंटे के आसपास चली है इस बिल को पास कराने में। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि ये बिल कितना महत्वपूर्ण था। कई सारी बातें लोगों ने की, चर्चाएं हुई, संसद में पूरा समय दिया गया। मैंने लोकसभा की कार्रवाई हो या राज्यसभा की कार्रवाई हो, जब तक कार्यवाही खत्म नहीं हुई, मैंने पूरे कार्यकाल को बहुत अच्छे से हर नेताओं को, जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। और एक चीज इससे निकल कर आई कि जो ओपोजिशन उम्मीद कर रहा था कि सीएए जब कानून आया था उस समय जिस तरह से मुस्लिम संगठनों का साथ उन्हें मिला था, वो उम्मीद कर रहे थे कि इस कानून के पास होने के समय भी वो साथ इनको मिलेगा, लेकिन वो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन कमोबेश एक बात जो सामने आई वो ये कि हर कोई इस बात को कहता नजर आया संसद के पटल पे कि ये बिल असंवैधानिक है। लेकिन कैसे असंवैधानिक है, किस एक्ट के तहत असंवैधानिक है, ये कोई नहीं बता पाया। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि विपक्ष को किसी भी हाल में सिर्फ स्पष्ट तौर पर यह दिखा कि उसे राजनीति करनी थी और वो खुल करके राजनीति इसमें की। अब इस विधेयक को लाने के पीछे के मकसद को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले वक्त क्या है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वक्त है क्या और किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश में सत्ता संभालने के बाद से लेकर 2013 तक एक वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से सत्ता का इस्तेमाल किया, वो सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। और आज जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष के द्वारा हो रही है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ भेड़ चाल में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपको तथ्यात्मक और तथ्य के साथ समझने के लिए चीज़ों को विस्तार से जानना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है जरूर, क्योंकि हर चीज को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो वक्त बिल क्यों लाया गया, वक्त एक्ट क्या है, इसके मायने क्या थे, और इस कानून के पारित होने के बाद जब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो इसके फायदे क्या होंगे, ये आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। 1950 के दशक में
वक्त संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। सोचिए कब से चल रहा है। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश में करीब करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो काम कर रहे हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव का काम करते हैं। इस समय बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग बोर्ड है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल की गठित की गई। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। जो कानून बना उसके प्रावधान क्या थे इसको भी समझना जरूरी है। उस समय जो कानून बने वो क्या थे, वक्फ बिल क्यों लाई गई, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो पुराना कानून है वक्फ बिल का वो क्या कहता है, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के ही पास अपील कर सकता है। और जो नए बदलाव हुए हैं इस बिल के माध्यम से वो ये कि नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपील कर सकेगा। उस समय पुराने वाले कानून में ट्राइब्यूनल के अलावा कहीं कोई अपील उसकी सुनवाई नहीं होती थी, जिसको बदलने का काम इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा इसमें क्या था, वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जो पहले का कानून था। अब इसमें संशोधन क्या किया गया, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा जो इसमें था, किसी जमीन पे मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कार्यों के लिए हो तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती थी। अभी के कानून में जब तक किसी के प्रॉपर्टी को दान न की जाए वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना हो। ये सब संशोधन बहुत जरूरी थे। और चौथा और महत्वपूर्ण दोस्तों ये था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अभी जो नियम में बदलाव हुए उसमें वो ये है कि 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के लोग इसकी नियुक्ति हो सकेगी। अब जरा विवाद की वजह को भी समझना जरूरी है। गैर मुस्लिम सदस्य, प्रस्ताव ये रखा गया कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। इसके विरोध की वजह क्या थी, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसमें वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा ये नहीं बताया, उनका ये कहना। महिला सदस्य के होने के प्रस्ताव से ये था कि बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान अभी के कानून जो बदलाव हुए इसमें है। इसका विरोध ये किया गया, कुछ समुदायों का मानना है
कि इससे वक्त का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। वक्त संपत्तियों का सर्वे रजिस्ट्रेशन, इसमें प्रस्ताव ये लाया गया कि वक्त संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा और इसके विरोध में ये दलील दी जा रही है कि सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड का संपत्तियों में दखल कम हो जाएगा। चौथा जो था वक्फ ट्राइब्यूनल, प्रस्ताव ये था कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्राइब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता रहा है। विरोध इसमें ये हुआ कि विपक्ष का कहना है इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होने लगेगी और पहले जो लोग जहां पे वो हाथ रख देता था वो उसकी संपत्ति हो जाती थी और आपकी संपत्ति है तो ये आपको साबित करना रहता था कि ये संपत्ति आपकी है और इसके लिए आपको ट्राइब्यूनल में जाकर अपील करनी होती थी। वो कब फैसला देगा, क्या करेगा, इसकी कोई सुनवाई नहीं थी और इसके लिए ये लोग आज बैठ करके इस देश में छाती पीट रहे हैं कि इससे हमारी मस्जिदें छिट जाएगी, मज़ारें छिन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि पहले भी इस देश में जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात हुई थी उस समय के भी दिए गए बयानों को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि उस समय यही विपक्ष कैसे कैसे बयान दे रहा था। आज वो विषय कहाँ चला गया, किसी के जुबान पे भी वो बातें आज नहीं आती है। दूसरा ये था दोस्तों, संपत्ति पर जो दावा था इसमें प्रस्ताव ये था कि जब तक कोई संपत्ति दान में न मिली तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। विरोध इस बात का है कि माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्त संपत्तियों के दावे को सीमित करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई। तुम जिस पे हाथ रख दोगे और जिस तरह से बयान लगातार आए, महाकुंभ जहां हो रहा था उस जमीन को ये अपना बता रहे थे। कोई संसद भवन को वक्त की जमीन बता रहा था। तो इस तरह के कांड करेंगे तो उस पे सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस पे अंकुश लगाया जाए। सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के, संविधान से बढ़ के कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो नहीं हो सकता। और कोई भी कानून इस देश के संसद से पारित होती है तो ठीक है, आपको आज़ादी है, जा करके आप चैलेंज कीजिए ना, उससे क्या होगा। जैसे 370 के दौरान कई सारे नेताओं ने देखा कि अलग अलग जगह से जा करके कोर्ट में केस किया, उसका क्या हुआ, हस्र वही इसमें भी होगा। लेकिन अगर उनको शांति चाहिए तो आप अपील कर सकते हैं। आज ही आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के एक नेता ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील भी कर दी है। तो प्रस्ताव ये था दोस्तों, जब तक कोई संपत्ति दान में न मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं करेगा। और अब विरोध इस बात का था कि इस बदलाव की वजह से संपत्तियों के दावे पर दावा सीमित हो जाएगी। वक्त के पास अभी इस देश में 9.4 लाख एकड़ जमीन है। मतलब ये थर्ड लार्जेस्ट ऐसी संस्था बन गई जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन और वक्त के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन। क्या मुस्लिम समुदाय में, या यूं कहें इस देश की 20% आबादी वाले लोगों के पास इतनी संपत्ति थी और सभी ने वक्त कर दिया, दान कर दिया, जिसके चलते इनकी संपत्ति इतनी हो गई। क्या इस बात को आपको लगता है कि इसको माना जा सकता है? इसी सबके चलते ये विधेयक लाया गया था। अब सबसे बड़ी मजेदार बात यह है दोस्तों कि 9
9.4 लाख एकड़ जमीन से इनकी जो रेवेन्यू जनरेट होती, जो शो किया गया, वो मात्र 200 करोड़ रुपया सालाना घोषित किया गया। वक्त संपत्तियों के अगर पेंडिंग केस को अगर आप देखेंगे तो जो इसके पोर्टल है वामसी पोर्टल, इसमें 58,000 केस पेंडिंग है। स्टेट वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 12,500 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। 12,70,000 पेंडिंग है केसेस। वक्त ट्राइब्यूनल में 18,000 केसेस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास 165 केसेस पेंडिंग है। अब जरा सा इस सरकार की जो वक्त के टाइमलाइन है उसके बारे में भी आपको बता दूं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया इस बिल को और जेपीसी बनाने की इसके घोषणा की गई, इसका फैसला किया गया। 9 अगस्त को 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक इस कमेटी ने 34 बैठक की, कई राज्यों का दौरा किया, कई इस्लामिक विद्वानों और कानूनों के जानकारों से चर्चा की, तब जाकर के ये उसमें जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ उसके पहले की ये सारी घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 जून 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने रिपोर्ट पेश की। 28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि बिल जो है संसद के मौजूदा सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा और 2 अप्रैल की रात को करीब करीब 2:30 बजे इसकी ये बिल पास हुआ लोकसभा से और 3 अप्रैल को भी लगभग इसी समय के आसपास 1:45 बजे के आसपास टाइम जो कि मैं देख रहा था 1:45 बजे के आसपास ये बिल पास होकर के दोनों सदनों से ये पास हो गया। लोकसभा की अगर बात करें तो सरकार के पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232। वहीं राज्यसभा में अनुमान के अनुसार उससे ज़्यादा 128 वोट पड़े पक्ष में और 95 वोट पड़े विपक्ष में। अब इससे ये समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इस देश की सत्ता में 60 साल तक राज्य किए और इस तुष्टीकरण के चलते इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर रही थी और चुनाव की घोषणा होने वाली थी 2014 में, तो चुनाव के कुछ दिन पहले 5 मार्च 2014 को दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया था इसी कांग्रेस सरकार ने और जितनी अमेंडमेंट लाई है उसने आज तक किसी सरकार ने ही नहीं लाई। और जब बात करने की बात होती है तो जो अपने आप को मुस्लिम का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं वो सब संसद के पटल पर इस बिल से संबंधित तो कोई बात करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अगर अखिलेश यादव को देखें तो वो अमित शाह जी से पूछ रहे थे कि ये ऐसी पार्टी है जिसका अभी तक अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ। उसका बहुत अच्छा जवाब दिया अमित शाह ने कि आपके यहाँ 5 लोगों के परिवार की पार्टी नहीं है कि उसमें से आप ही
25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। ये अमित शाह का बयान था और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये स्पष्ट दिखा कि विपक्ष जो है कुछ भी आए बाएं साएं कुछ भी बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन जिस बिल पर उसको बोलने के लिए बोला गया था उस पे वो कुछ भी बोलने से बचता रहा। और खास करके जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, वो तो संसद से ही गायब हो गए थे। और जब संसद में लीडर ऑफ ओपोजिशन के तौर पे आप इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए, जो संसद में कार्यवाही होती है वो संसद टीवी पे करोड़ों लोग उसको देखते हैं, कौन नेता क्या बोल रहा है उसको भी लोग एब्जॉर्ब करते हैं। सुनने के बाद ये भी कांग्रेस और अन्य उसकी जो विपक्षी सहयोगी पार्टियां हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज इस देश का किसी भी धर्म से नाता रखता हो, इतना बुड़बक आज के डेट में कोई नहीं है कि नेता कुछ भी बोले और लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। ऐसा अब संभव नहीं है। और सबसे कई बार चीज़ों को पलटा गया। कांग्रेस ने बिल पास होने के बाद कह दिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके नेता गए भी। आपको साहबानों का केस भी याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब इमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वक्त का कानून लाने के पीछे कांग्रेस की नीति मुस्लिम तुष्टीकरण की थी, ये बात स्पष्ट हो गई है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु तो मुझे समझ में नहीं आया। इस पूरे बिल को, इसके पूरे प्रावधान को देखने के बाद ये मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ। समय के साथ कांग्रेस तुष्टीकरण की मात्रा बढ़ाती गई, कैसे उसको वोट मिल सकता है, उसके अनुसार से वो क्या सुविधा दे सकती है, वो लगातार इस प्रयास में रही है। जब जब उसे लगा कि मुस्लिम वोट उससे छिटक रहा है, वह कट्टरपंथियों के आगे झुकती हुई नजर आई है। 2013 में जो बात मैंने बताई कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई वक्त को, ये इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। उसने वक्त कानून में संशोधन के जरिए भारत को दारुल इस्लाम बनाने का रास्ता खोल दिया, पर मोदी सरकार ने साबित किया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया उसे ठीक करने का काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। कांग्रेस का मुस्लिम विक्टिम कार्ड भी अब नहीं चल रहा है। यही हकीकत है, यही तथ्य है। कांग्रेस जिस प्रकार से या इस देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरह से रो रही है, और सबसे हंसी इस बात से आई कि लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन लोगों को कोस रहे थे कि इनकी पार्टी ने इस बिल का सपोर्ट क्यों किया। अगर आप इस बिल को पूरे डिटेल से आप देखें, इसके पूरे प्रावधान को देखें, तो आप ही बताइए कि ये संशोधन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। और जहां ये लग रहा था कि लोकसभा से ये बिल पास हो जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि शायद लोकसभा से पास हो जाएगा, लेकिन
राज्यसभा से इसे मानसून सत्र में पास कराया जाएगा बिहार के चुनाव को देखते हुए। लेकिन जिस प्रकार से हमेशा नरेंद्र मोदी चौंकाते हैं, वही चीज इस बार भी देखने को मिला कि 2 अप्रैल को लोकसभा से पास होते ही 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया और देर रात तक संसद चलाकर पूरी विस्तृत चर्चा करते हुए इस बिल को पास किया गया। और उसके बाद भी इन नेताओं को बाहर आकर के इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये अकल्पनीय है। इसके बारे में क्या कुछ कहें, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है। उम्मीद करता हूँ इस वक्त बिल और वक्त क्या है इसके बारे में आप सभी बेहतर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हो। आप सभी से आग्रह है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना कंट्रीब्यूट भी चैनल को आगे बढ़ाने में आप कर सकते हैं। ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल आपको मिलेंगे और QR कोड भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।